जिस जजमेंट को लेके आए हैं, मेरे पास कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। अगर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, हाँ दिखाई देंगे। आप आज हम आप लोगों के बीच में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कुछ डिसीजंस लेकर, जिसमें कि डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन, ये देखिए आप, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा देती हूँ और आपको इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी ग्रुप के माध्यम से अपलोड हो जाएगी। ये तो रनिंग बैटरी लो शो कर रही है, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगी जिसमें आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। जिस एप्लीकेशन के अंदर मैं आपकी डिटेल के साथ साथ आपकी इम्प्लीडमेंट लगाने जा रही हूँ वो है JS मल्होत्रा एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये मैटर जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट न्यू दिल्ली में चल रहा है। ये और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन जो है ये एक सिविल MA है, सिविल MA नंबर 2023 इन रिट पिटीशन नंबर 3642/2017 इन द मैटर ऑफ JS मल्होत्रा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसमें मैंने आपको, जैसा कि आपको याद होगा, बताया था कि 22 नवंबर की लास्ट डेट थी और अभी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उसमें हमारे पास जनवरी, फरवरी और मार्च की 3 डेट्स आ रही हैं, लेकिन हमें तैयारी पहले करनी होगी। और आपको जानकारी देते हुए बता दूं, ये एप्लीकेशन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जूम करके दिखाऊं या वैसे आपको समझ में आ रही होगी। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। मुझे ये सेम एप्लीकेशंस पे जाना है जो हमने ऑर्डर्स अपलोड किए हैं आज। हमारे डीटीसी कर्मचारियों की जो पेंशन है वो JS मल्होत्रा फर्स्ट वाली खोल दो अब मैं। हाँ, ये कलकत्ता स्टेट कॉरपोरेशन का मैटर तो नहीं चाहिए मुझे। ये तो एक नॉलेज के लिए मैंने रखा हुआ है कि इसको पढ़ के भी हमने काफ़ी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और डिफरेंट जजमेंट्स को हम लोग स्टडी कर रहे थे। अब देखिए इसी मैटर पे चर्चा करते हैं। JS मल्होत्रा तो मैंने आपको बता दिया जिसमें हम इम्प्लीड कर रहे हैं, लेकिन एक ये मैटर मेरे पास बिल्कुल सही मैटर निकल आया। थैंक यू सिद्धांत, आपने मेरी मदद की। ये मेरा टेक्निकल स्टाफ कम माय सन, माय लवेबल बॉय, कल इसका बर्थडे था तो पहले मैं अपने बच्चे को हैप्पी बर्थडे विश करूँगी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय सन, एंड ही इज़ वेरी मच इंटेलिजेंट, जिसने कि ये सारी डिटेल्स और ये सारी जो ऑर्गेनाइज की है लाइव स्ट्रीम, वो सिद्धांत की बदौलत है। और अब मैं आप अपने सारे सीनियर बुजुर्ग कर्मचारियों को, उनके बच्चों को, उनकी और जितने भी लाइव स्ट्रीम में मुझे सुन रहे हैं सभी को मैं जानकारी दूंगी। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो हम पिटिशंस लगाने जा रहे हैं उनकी, उसमें इम्प्लीड जो करने जा रहे हैं उन केसों की जानकारी देने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ। और आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से हम आप लोगों को इम्प्लीड करेंगे और कितनी जल्दी से जल्दी आपके काम को हम करवाने की कोशिश करेंगे। अर्जेंट एप्लीकेशन में इसमें लगाने जा रही हूँ। देखिए ये मैटर है मेरे पास इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। CM नंबर है 10784/2013 और ये रिट पिटीशन जो है ये सिविल रिट पिटीशन है जिसका नंबर है 1712/13। आप इसको गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भी इसकी कॉपी अपलोड मिल जाएगी। पर क्योंकि ये पुराना मैटर है और अभी ये डिसीजन की स्टेज पे और बहुत जल्दी इसमें भी डिसीजन आ रहा है, तो ये मैटर है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, IP स्टेट न्यू दिल्ली, इसमें अपीलांट है। और जो आपके रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं RPFC दिल्ली नॉर्थ,
भविष्य निधि भवन 28 वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली। और दूसरा है डीटीसी वर्कर यूनियन B37 मनसाराम पार्क शाहदरा। ये जो मैटर है ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी अपील में गई है दिल्ली हाई कोर्ट में इस मैटर में सिविल रिट पिटिशन के तहत। और जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उसको पार्टी बनाया है, साथ में डीटीसी वर्कर्स की जो यूनियन है उनको पार्टी बनाया हुआ है। तो इसका ये जो मैटर है ये डिसीजन की स्टेज पे है। तो और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर किए गए हैं। जैसे मैं आपको ये सिनॉप्सिस दिखाऊं जो डीटीसी वर्कर्स यूनियन की तरफ से सिनॉप्सिस दिए गए थे, उसमें क्लियर कहा गया दी प्रेजेंट सिनॉप्सिस इज बीइंग सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ डीटीसी वर्कर यूनियन द intervenor in the above writ petition 17/12/2013 as directed by this honorable court wide order dated 18/11/2014. The sole question raised by Delhi Transport Corporation government of NCT of Delhi is that they are entitled to exemption from the employee provident fund and miscellaneous provisions at Act 1952 in respect of the operation of the pension scheme to class of the employees introduced by them wide order number 16 27/11/92। देखिए मैं ये सारा जो पढ़ रही हूँ ये सारा कंटेंट आपको इंग्लिश में अवेलेबल होगा, पर मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, बुजुर्ग हैं, उनको हिंदी में कंफर्टेबल रहता है। और मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगी कि एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग यही है कि ऑफिस ऑर्डर 16 का जो है वो 27/11/92 को पास किया गया था रेगुलेट करने के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत पेंशन के लिए जो डीटीसी के रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं। Its earlier scheme was including certain new conditions by the Government of India Ministry of Surface of Transport by the letter dated 30/10/95 कन्वेड द फ्रेश अप्रूवल। अब 31/10/95 की जो ये बात है इस सरफेस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 31/10/95 को गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री को कंडीशंस के साथ विद न्यू कंडीशंस के साथ एक अर्लियर स्कीम के अंदर मॉडिफिकेशंस के लिए भेजा था। This pension scheme was DTC has been applicable by only to the class of employees. As per EPF and IP Act 1952, the exemption of operating the DTC, its own pension scheme, cannot be granted only to the class of employees. The exception can be granted only to the establishment as whole. देखिए इसका मतलब ये है कि जो ईपीएफ या एमपी एक्ट के तहत जो एग्जम्पशंस ऑपरेट करने के लिए डीटीसी को पेंशन स्कीम को दी गई थी वो उनको कहा गया कि इस तरह से पेंशन ग्रांट नहीं हो सकती क्लास ऑफ एम्प्लॉयज के लिए। एग्जम्पशन दी जाए ग्रांट ओनली टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होल, इसके लिए उन्हें सब जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पूरी को एग्जम्प्ट कर दिया जाए। DTC malified with view of deprive the members of DTC union, the interveners of the pension brought in the force wide Government of Delhi Ministry of Surface of Transport wide letter dated 31/10/95 is not seeking exemption from the establishment for operating the pension scheme on the class of employees. The Regional Provident Fund Commissioner conveyed by the letter dated 7/8/7 to Delhi Transport Corporation that exemption cannot be granted to the class employees under section 17(1)(c) of EPF। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी सुन पा रहे हैं और आपको बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से ये मैटर आगे बढ़ा और ये सारी डिटेल्स जो हैं कोर्ट में आई और हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन जो है सिविल रिट पिटीशन लगाई गई। और इसके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए दे दूं, अदरवाइज वो कोर्ट और जजेस के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेंशन फंड रेगुलेशन जो कमेटी बनी थी और 31/10/95 को जो न्यू स्कीम ऑप्ट की गई थी एप्लीकेशन एवरी एम्प्लॉय ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अर्लीयर स्कीम जो 27/11/92 का ऑर्डर था
उसमें न्यू अमेंडमेंट्स की गई थी और जो मेलाफाइड इंटेंशन यानी कि बुरी नीयत थी डीटीसी की, उसको उजागर करने की, उसको to the great dismay of the applicant. However, the DTC Melafai did not apply the scheme to the application and other employees who had opted out the earlier scheme proposed by the office order 16 dated 27/11/92 when representation made by the applicant to the petitioner did not bear any fruit. The applicant's member moved a writ petition number 48 2001 in the honorable court praying of the direction allowed to the applicant member to avail the new pension scheme brought into force. Letter notification date is 31/10/95. When the said writ petition was pending and the agreement dated 26/9/2002 reproduced below was reached between the Honorable Ministry of Transport of Delhi Government and the Union of Workers, including the applicant, a number of issues including pension related to a pension of reproduced below. अब देखिए जो मैं नेक्स्ट पैरा आपको दिखा रही हूँ उसको समझना और आपकी जानकारी में आना ज़रूरी है। वो ये है कि पेंशन टू ऑल दी एम्प्लॉयज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा। सिद्धांत, आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे क्लियर आ रहा है सब? हाँ, सही आ रहा है। तो इसमें कहा गया था कि इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट देयर वॉज अ कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डीटीसी. The first is conveyed under DTC pension scheme. Second category is conveyed under this RPFC, and there are about 1400 employees who are not covered under any of the scheme. After detailed decision, it was decided that option for existing employees may be obtained, and thereafter the matter may be examined and put up. अब इसका मतलब ये है कि जो डीटीसी में इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया था कि डीटीसी की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पहला ऑप्शन कवर किया गया कि उनको पेंशन स्कीम के अंदर वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ कवर्ड हैं. और सेकंड दिया गया कि आरपीएफ, अंडर आरपीएफ देयर आर 1400 एम्प्लॉयज़, 1400 एम्प्लॉयज़ हैं जो कवर नहीं हो पा रहे हैं. आफ्टर डिटेल डिस्कशन इट वाज डिसाइडेड, ये निर्णय लिया गया काफ़ी जद्दोजहद और मुद्दे के डिस्कशन के बाद कि ओपिनियन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ बी ऑब्टेन्ड एंड देयर आफ्टर द मैटर में बी एग्जामिन्ड एंड पुट अप. Pursuant to the aforesaid agreement dated 26/9/2002, the DTC issued an order number pension cell option 202440 dated 28/10/2002 for obtain fresh option to the pension scheme from the existing employees. It is reproduced below for ready reference. अब आप इस बात को इस तरह से समझें कि ऑप्शन देने की कोशिश की डीटीसी ने, पर मैं आपको अपने साधारण शब्दों में इस बात को आपकी समझ के हिसाब से समझा दूं कि आज की डेट में कोई भी ऑप्शन, यानी कि अगर मैं कहूं कि ऑप्टेड, नॉन ऑप्टेड, वीआरएस, रेगुलर पेंशन या फिर अर्ली रिटायरमेंट पेंशन, या फिर जिन्होंने बीच में डिस्पेंस हो चुके कर्मचारी, बाद में ज्वाइन किए हुए कर्मचारी, इन सभी वर्ड्स को, इन शब्दों को 1995 में ख़त्म कर दिया गया था और ये कहा गया था कि पेंशन सभी के लिए, जो भी एम्प्लॉयज़, जो भी कर्मचारी हैं उनको वो मिलनी चाहिए. इस मुद्दे को हम हाई कोर्ट लेके जा रहे हैं और ये मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ किस तरह से ये ऑर्डर पास हुआ. और लास्ट का पैरा पढ़ती हूँ. ऑल द एम्प्लॉयज हु आर ऑन द रोल ऑफ दिस कॉर्पोरेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ द ऑर्डर shall be eligible to opt the ETC pension scheme and to exercise their option within 30 days from the date of issue of that circular. After receiving the list of existing their option in the favor of DTC scheme, the matter would be examined and the decision of the management shall be final. ये रामचंद्र उस टाइम पे एडिशनल अकाउंट ऑफिसर होते थे, उनकी तरफ से ये ऑर्डर जो है जानकारी दी गई थी.
तो इस पिटीशन के अंदर आगे भी बहुत कुछ है, जिसमें काफ़ी जजमेंट्स का हवाला दिया गया है और काफ़ी डिटेल डिस्कशन, कुछ ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जो एप्लीकेशंस यानी OA लगाई गई उनका भी जानकारी दी गई है, जिसमें कुछ हाईलाइटेड मैंने पॉइंट्स किए हैं, मैं आपको वो पढ़ के बता देती हूँ। एक OA थी, जिसमें OA यानी ओरिजिनल एप्लीकेशन, जिसमें कि इट वाज डिस्पोज दैट वाइड ऑर्डर डेटेड 7 मार्च 2011 in which the Honorable Central Administrative Tribunal directed to the DTC in the circumstances, ये मैं पढ़ रही हूँ सुनिए, in the circumstances we would direct the respondents to examine the issue afresh after taking note of the submissions made by the applicants in the respect of object. It is required in view of the fact that fresh options had been obtained by the respondent themselves. इसमें क्लियर कर दिया गया कि जो ऑप्शन आप दे रहे हैं वो ऑप्शन अगर एप्लीकांट उसको देता भर के देता है तब भी, और अगर वो फ्रेश उसके ऊपर उसका ओपिनियन लिया जा सकता है। तो ये 7/3/2011 का ऑर्डर इस तरह से फिर 4 मार्च 52 के भी मिसलेनियस प्रोविजंस को, और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 है उसको कंसिडरेशन में लाया गया, ब्रॉट इनटू दी फोर्स किया गया, इफेक्ट में लाया गया 4 मार्च से। तो ये डिटेल डिस्कशन है, इतनी जानकारी कि आपको एज सच नो रिक्वायरमेंट। मेन मकसद हमारा आपके साथ जुड़ने का और आपको जानकारी देने का यही था कि एक तरफ तो हमारी सरकार से जो लड़ाई चल रही है और उनको समझाया जा रहा है, LG साहब ने फाइलें ले ली हैं जो मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। दूसरी तरफ हम जो वर्किंग कर रहे हैं, हम DTC के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के मैटर्स को, पेंशन के मैटर को कोर्ट में भी लेके जा रहे हैं, जिसमें ये सारी जजमेंट हमने फाइंड आउट की हैं। ये सारे जो मैटर्स हाई कोर्ट में जो जिसमें हम इम्प्लीड हो सकते हैं वो हमने आपको जानकारी देनी चाहिए कि आपको पता चले कि किस तरह से वर्किंग हो रही है। हम लोग खाली नहीं बैठे हैं और ना ही आप लोग ये सोचे कि हम रिलैक्स मूड में हैं और आपके लिए वर्किंग नहीं हो रही है। दिन रात सुबह शाम लगातार हमारी टीम और हम सब काम में लगे हुए हैं, कार्यरत हैं। आपकी पेंशन आपके अकाउंट में डलवाना, आपका रिटायरमेंट का पैसा जो एरियर गवर्नमेंट के पास है वो आपके खातों में डलवाना, और आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ जो कि कैशलेस करवाकर आपको इलाज की पूरी सुविधाएं दिलवाना, ये जिम्मेदारी हमने ली है। इस फ़र्ज़ को हम निभा रहे हैं और उसके लिए जो मेहनत जिस भी एंगल से हो रही है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बहुत जल्द फिर से रिपीट करूंगी, इस बात को बार बार रिपीट करूंगी कि आपकी पेंशन, आपका एरियर और आपके मेडिकल फैसिलिटीज सब आपके हाथ में होंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। आपने अब स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। पढ़ने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको जूम कैसे करते हैं, जैसे फोन। अच्छा ओके हाँ, ये देखिए। अब आप इस पॉइंट को देखिए, ये पैरा 19 क्लॉज 2 पैरा 39 ऑफ द स्कीम रीड एज एग्जेम्पशन फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ द पेंशन स्कीम। ये जो 39 क्लोज है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज है जो हमने पढ़ के फाइंड आउट किया है। टू अप्रिशिएट गवर्नमेंट may grant exemption to any establishment or class of establishment from the operation of the scheme if the employees of establishment are either member of any pension scheme or purpose to be member of the pension scheme wherein the pensionary benefit are at par or for or more favorable than the benefits provided under this scheme, where exemption is granted to any establishment or class of establishment under this paragraph, withdrawal benefits available to the credit of the employees of such establishment under the Caste Family Pension Scheme 1971 shall be paid subject to the consent of the employees to the pension fund of the establishment of the exempted.
अब इस आप पहले को इस चीज़ को आप समझ गए हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं भी समझे तो मैंने जो आपको बात बताई है वो और जो समझाया कि जो सीसीएस पेंशन रूल है हमारा, पेंशन स्कीम है 1971 की, उसमें भी ये इस्टेब्लिश कर दिया गया था कि आप पेंशन का आपका राइट बनता है और आपके पास फेवरेबल ऑप्शन चूज करने का, स्कीम में जाने का ना जाने का आपके पास हक है, राइट है प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर। एज an application for the exemption under this paragraph shall be presented to the regional provident fund commissioner having jurisdiction by the establishment of the class establishment together with a copy of the pension scheme of the establishment and other relevant documents as may be called by him. On receipt of such an application, the regional provident fund commissioner shall scrutinize it, obtain the recommendation of the central provident fund commissioner and submit the same to the appropriate government for decision. Pending disposal application for the exemption under the paragraph, employees share of the contribution shall be remitted to the pension fund and advised in sub paragraph 1 for paragraph 3. An application for exemption presented under this paragraph shall be disposed of within a period of 6 months from the date of receipt of such, further time as may be extended for the reason to be recorded in writing. If the application of the exemption is not disposed with the period of the specified exemption applied for shall be deemed to have been granted. In view of the position of law relating to the exemption under the Employee Provident Fund Miscellaneous Provident Provisions Fund 1952, the Provident Fund authorities duly apprised the DTC of the exemption cannot be granted to the class of the employees and that the DTC should seek exemption from the establishment as a whole. Para 39 of Employees Pension Scheme 1955 lays down the procedure of obtaining the exemption. The DTC neither sought exemption from the establishment of a whole nor did they follow the due procedure to obtain the exemption. Since the DTC was not sending the contribution towards the Employees Pension Scheme 1995 in respect of those employees who had covered under their private DTC scheme without seeking obtaining exemptions for the Employees Provident Fund authorities and said authorities served upon the DTC the two notice dated 23/1/2012 and 31/10/2012 demanding of rupees 2.207 crores plus interest plus penalty land damage charges as contribution. Finding no response from the DTC, the said authorities initiated proceedings under 7A of the Employees Provident Fund Miscellaneous Provident Provisions Act 1952 against the DTC. It is the those proceedings the DTC has challenged in the present civil writ petition number 17122013 without impleading the application, although the application was a party in the proceeding under section 7A of this act, as directly concerned will be vitiated affected by the result of the writ petition. अब देखिए मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देती हूँ और वो समझ यही है कि जितनी भी हमारे पास ये पेंशन स्कीम से मुतालिक रिट पिटिशंस हैं या हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स खंगाली हैं या जो इस रिट पिटिशन में कहा गया है वो यही है कि डीटीसी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी हुई है। डीटीसी शुरू से ही धोखाधड़ी की तर्ज पे चल रही थी, शुरू से ही अपने एम्प्लॉयज़ के लिए गलत कर रही थी और शुरू से ही उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन ना देके उनको धोखा दिया, चीटिंग की। और बहुत बार जब हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स गए, सुप्रीम कोर्ट में भी डीटीसी ने गलत एफिडेविट जमा कराया और उसमें कहा गया कि हमें जो है 6 महीने का टाइम दे दीजिए, हम इनको सारा सॉर्ट आउट करके पेंशन बांट देंगे और जो पैसा है वो आपको सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा डीटीसी ने ना करके जो पैसा आया कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को दे दिया और कुछ को नहीं दिया।
धोखाधड़ी शुरू से की है और एक झूठ को छुपाने के लिए डीटीसी ने हजारों झूठ बोले हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो भ्रष्ट अधिकारी, उस टाइम मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत आए हैं जिसमें आपको याद होगा, अगर मुझे डीटीसी के कर्मचारी सुन रहे हैं तो एक आपके सीएमडी होते थे चीमा जी, चीमा साहब ने भी अपने हाथ खड़े किए थे और एम्प्लॉयज़ को पेंशन देने से मना किया, और कुछ एम्प्लॉयज़ को उन्होंने पेंशन दे दी। ये जो मेरे पास रिट पिटीशन है, इसमें मैं आपको जो डिटेल्स दिखा रही हूँ, जिसमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की एप्लीकेशंस पिटीशन है। अब हम दूसरी स्लाइड पे आ जाते हैं, मैं वो आपको दिखाती हूँ। जेएस मल्होत्रा अगर मिल जाती है अभी तो मैं आपको वो भी शो करती हूँ। अच्छा, ये सेम है। नेक्स्ट, देखिए एक ऑर्डर आपको दिखाती हूँ आज मैं। इसको जूम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मुझे थोड़ा कंप्यूटर से भी नहीं हूँ मैं, और मेरे ऑपरेटर को भी नींद आ जाती है। ये देखिए सिद्धांत, ज़रा इसको आके ओपन करके दो मुझे। इसको थोड़ा मुझे नीचे करना है, स्क्रॉल नहीं हो रहा मुझसे। ये नीचे फर्स्ट ऊपर टॉप पे, हाँ जूम तो हो गया, ऊपर चलिए। ऊपर कहाँ? ये यहाँ से पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ, वहाँ दिखाई दे रहा है पूरा सारा। ये अब इस पे मुझे नीचे जाना है, इसमें कैसे होगा? स्क्रॉल नहीं हो रहा। ऐसे जूम आउट करके फिर जो हाथ, अच्छा अच्छा, जहाँ करूँगी वहीं आ जाएगा, जहाँ हाथ करूँगी वहीं आ जाएगा। ओके, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिट पिटीशन नंबर 702/7 में ऑर्डर है। ये दिल्ली रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और CN Ramadas and others for initiating the competent proceedings. Honorable Justice Ponchi सुजाता वी मनोहर, ऑनरेबल जस्टिस सुजाता वी मनोहर और बराड़िया दास शर्मा, मिस्टर बराड़िया दास शर्मा। अब इसको वापस स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आ जाते हैं, आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए आप, इस पर रिस्पोंडेंट में जो एडवोकेट्स, अब इस हम ऑर्डर को पढ़ लेते हैं। आप सिर्फ इस ऑर्डर को पढ़िए, जिससे आपको सारी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। ये ऑर्डर है, Learned Additional Solicitor General state that the partially order of the court have been completed and the rest of its expected to be complied with by the end of the year. Adjournment to 29 January 1996. The meantime, respondents may file their counters. ये एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें डीटीसी ने ये माना था कि पेंशन सभी एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए और सभी एम्प्लॉयज़ की जो पेंशन का राइट है हम उसको दे रहे हैं। और एफिडेविट दिया था इसी केस में हाई कोर्ट में, ये कह के कि हम जो है पेंशन बहुत से बहुत जल्द रिलीज़ करवा रहे हैं और इनके खातों में टाइम से पहुंच जाएगी। और साथ में आप ये देखिए, उन्होंने कहा कि हम आधा ऑर्डर हमने कंप्लाई कर लिया है, रेस्ट ऑफ दी जो कंप्लीशंस हैं वो हम उसे कंप्लाई करेंगे। और ये 1996 29 जनवरी 1996 का ऑर्डर है। ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप ऑनलाइन जाके सर्च करेंगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी अपलोडेड वे में आपको मिल जाएगी। अब देखिए एक और
ऑर्डर पे आ जाते हैं। लेबर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये भी रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के ऑर्डर्स हैं जो कि 15 मार्च 2013। ये भी जजमेंट बहुत काम की है। और इस मैटर में भी बहुत सारे कर्मचारियों को जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से रिटायर्ड हुए हैं उनको घुमाया गया था यहाँ से वहाँ, और ये कहा गया था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, और ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये पेंशन के लिए जो मांग कर रहे हैं ये कवर नहीं होते हैं लेबर कोर्ट में। और ये हाई कोर्ट में पिटीशन लगी थी, ये भी मैंने निकाली है। देखिए ये है रिट पिटीशन आर्टिकल, आगे चलते हैं 17-12। अच्छा ये वही है, इसमें काफ़ी सारे ऑर्डर्स फाइंड आउट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत मेरे पास फाइंड आउट हुए हैं जिनसे हमारी बात बन सकती है, और बन गई है बात। मैं आपको 6 मंथ्स वाली बात बता रही थी। 6 मंथ्स का जो टाइम लिया था और स्टे लिया था डीटीसी ने, ये कह के कि हम जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, हमें 6 महीने का टाइम दे दीजिए। इसको आप एक बार अपलोड कीजिए, ये देखिए आप, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें टू डायरेक्ट दैट इन ऑल पेंडिंग केसेस वेयर स्टे अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स come to an end of the expiry of 6 months from today unless the exemptional cases by a speaking order such stay is extended. In case where stay is granted in future, the same will be end of expiry of 6 months from the date of such order unless similar exemptions is granted by a speaking order. The speaking order must show that case was of such exceptional nature that continuing the stay was more important than having the trial finalized. The trial court where order of stay of civil or criminal proceeding is produced may fix a date not beyond 6 months from the order of stay, so that on expiry of the period of stay proceedings can commence unless order of extension of stay is produced. ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ये ऑल ओवर सारे जितने भी मैटर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लगते हैं जिसमें कि हम स्टे लेते हैं, चाहे हम प्रॉपर्टी के लिए स्टे लेते हैं, चाहे हम किसी भी प्रोसीडिंग को रोकने के लिए, किसी भी गलत काम को रोकने के लिए, या किसी भी प्रोसीडिंग को थोड़े टाइम के लिए रोकने के लिए हम स्टे मांगते हैं, तो स्टे के टाइम पीरियड और उसकी लिमिटेशंस को डिसाइड किया था यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने। और ये कह के डिसाइड किया था जो स्टे है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इसीलिए जब भी किसी भी केस में, किसी भी प्लीडिंग में स्टे दिया जाता है तो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक, और मैक्सिमम आइदर 6 मंथ्स और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग तक वैलिड होता है, विच एवर इज अर्लियर। तो ये सारी जो जजमेंट्स हैं ये मैं आपके बीच में इसलिए लेकर आई हूँ कि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और कैसे ये कार्रवाई है जो हमारी आगे बढ़ रही है। ये भी देख लीजिए, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें भी मिसलेनियस एप्लीकेशन आई थी और इसमें भी इसी तरह की ही बातचीत की गई है। ये मैं आपको और दिखा दूँ एक बार, बाकी मैं अपलोड तो ग्रुप में कर चुकी हूँ। जितने भी कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको सारी डिटेल वाइज जो जानकारी है वो मिल गई है, और मैं सिर्फ पढ़ के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कर्मचारियों के मेरे पास कुछ बुजुर्गों के, सीनियर सिटीजन्स के मैसेज आ रहे थे कि बेटा हमें समझ नहीं आ रहा और ये आप एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करके समझा दें। देखिए, इन केस वेयर वही बात मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना रही हूँ कि 6 महीने से ज़्यादा डीटीसी को स्टे नहीं मिल सकता था, लेकिन क्योंकि घपलेबाजी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, और ये जो मैं लाइव सेशन ले रही हूँ ये मैं सिर्फ कर्मचारियों को नॉलेज देने के लिए या एम्प्लॉयज़ के बारे में या उन फैमिलीज़ को नॉलेज देने के लिए ही नहीं, केवल उनके लिए नहीं, मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए भी
डीटीसी के एम्प्लॉयज़ के लिए भी, उनके स्टाफ, उनके ऑफिसर्स और जितने भी करप्ट ऑफिसर्स के साथ साथ करप्ट पॉलिटिशियंस हैं या जो नॉलेज रखने वाले पॉलिटिशियंस हैं, चाहे हमारे एलजी साहब हैं, चाहे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जो मेहनत कर रहे हैं और अच्छा काम करके हमारे डीटीसी के कर्मचारियों की फाइल अपने पास मंगा ली है और जल्दी से जल्दी पेंशन कर देना चाहते हैं। तो ये मैं जानकारी, जो मैं कोर्ट की जानकारी मैं उनको भी देना चाहती हूँ, उनको भी ये समझाना चाहती हूँ कि डीटीसी ने किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपने ही कर्मचारियों के साथ कैसे कितना बड़ा धांधली करी, कितना बड़ा धोखा किया और उनको जीते जी रोटी रोटी के लिए मोहताज किया। और अब बहुत जल्दी या तो हमारी दिल्ली सरकार या हमारे एलजी साहब, हमारे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधिकारी इनकी पेंशन इनके खातों में ट्रांसफ़र कर दें। अदरवाइज हमारे पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि कोर्ट में भी आपके खिलाफ, आपके ऊपर लगातार जुर्माने लगेंगे, आपके ऊपर क्रिमिनल केस बनेंगे, आप जेलों में जाएंगे और आपको सजाएं होंगी। देखिए, मैं फिर इस ऑर्डर को पढ़ देती हूँ। ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ इसमें। ये है क्लॉज 35 कहता है, in case where stay is granted in future, the same will be end on expiry of the 6 months from the date on such order unless similar extension is granted by a speaking order. Speaking order must be show that the case was of such exceptional nature that continuing the stay was more important than having a trial finalized. The trial court where the order of stay of civil or criminal proceedings is produced may fix a date not beyond 6 months of the order of stay, so that on expiry of the period of stay proceedings can commence unless order of the extension of stay is produced. देखिए, इस छोटे से पहरे का सिर्फ इतना ही मकसद है आपको बताने और समझाने का कि जो स्टे प्रोसीडिंग्स है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होंगी और यही मैटर डीटीसी के साथ भी है। और ये सारी जानकारी जो मैंने आज आपको दी है ये आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके पास जो जानकारी पूरी नहीं आ रही थी या कहते हैं ना अधूरा ज्ञान हमेशा परेशान करता है, तो आपको पूरा ज्ञान होगा तभी आप उस चीज़ को समझेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे। जब आपको पूरा ज्ञान नहीं होगा, पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आप मिसकंसेप्शन में ही रहेंगे कि कुछ हो नहीं रहा है, मैडम कुछ कर नहीं रहे हो आपको नहीं पता कि आपकी फाइलों पे कितने ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। और आप 300-400 कर्मचारी हमारे साथ जो हैं वो तो हैं ही, उसके बाद कितने लाखों कर्मचारी हैं, कितने लाखों बुजुर्ग हैं, करोड़ों रिटायर्ड बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं जिनका भला आप लोगों की वजह से होगा और आपकी वजह से इन सबको रास्ता मिलेगा। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे न्यायालय, पूरी मिनिस्ट्री सब सिस्टम बना के एक तरीके से डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं और उन्हीं को सहयोग करने के लिए आप लोगों के बीच में मैं मौजूद हूँ, एक कड़ी का काम कर रही हूँ। बस इसको वाइंड अप करते हैं सिद्धांत, आप आ जाइए। तो आप इस चीज़ को, भरोसे को बना के रखिए और काम करने दीजिए। जानकारी आपको हम समय समय पर देते रहते हैं और आप यहीं से करोगे ना पहले या वहाँ से